देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में हुआ था वो ये था कि लिपिड राफ्ट्स क्या होता है। लिपिड राफ्ट्स क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा क्या होता है लिपिड राफ्ट्स? काजल, भारती, लिपिड राफ्ट्स क्या होता है? किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? क्या सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही, ईआर नहीं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी और ईआर दोनों बोलोगे? पहला पॉइंट। उसमें कौन कौन से लिपिड्स पाए जाते हैं जो हमने 4 बताए थे आपको? स्फिंगोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, कैब्यूलिन प्रोटीन्स और जीपीआई, ग्लाइकोसाइल फॉस्फोटाइडल अनस्टॉल। ये 4 लिंकेज हमने बताई थी, मतलब 4 इसमें मॉलिक्यूल्स हमने बताए थे आपको। और क्या था काम था लिपिड राफ्ट्स का? लिपिड राफ्ट्स का क्या काम था? लिपिड राफ्ट्स इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था किसमें? एंडोसाइटोसिस में, ये हमने कहा था। दूसरा हमने ये कहा था प्रोटीन और लिपिड्स के इंटरेक्शन में इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तीसरा हमने ये कहा था कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज उसकी तरह काम कर रहा था। और फोर्थ हमने ये कहा था कि जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके लिए इंपोर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? लिपिड राफ्ट्स कहा था। क्योंकि लिपिड राफ्ट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। समझे बात को? बेटा नहीं देखते रहना, कोई आए ना बस, ठीक है। अब लिपिड ड्रॉपलेट्स की बात करते हैं। जब भी लिपिड ड्रॉपलेट्स की बात करोगे इसको आप ईआर की सरफेस पे बोलोगे। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी सरफेस पे फॉर्मेशन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर फॉर्मेशन होता है किसका? लिपिड ड्रॉप्स का। ध्यान रखें। तो हम कह दें कि सिंथेसाइज ऑन द सरफेस ऑफ ईआर मेम्ब्रेन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये कहोगे कि जैसे लिपिड ड्रॉप्स के अंदर 4 मॉलिक्यूल्स थे, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स है बेटा। एक तो न्यूट्रल ट्राइग्लिसराइड, न्यूट्रल ट्राइग्लिसराइड इसमें, और साथ साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल है। जो बच्चे आज आए नए, वो 3 क्लास इसकी बेटा हो चुकी हैं, ये 4th क्लास है। तो ये जो हम बता रहे हैं लिपिड ड्राफ्ट्स वगैरह, ये कल वाली क्लास में हम करवा चुके हैं और मेरे YouTube चैनल पे ये तीनों क्लास पड़ी हुई हैं आपकी, है ना, मैंने डाली हुई है। तो जरूर एक बार उनको देख लीजिएगा वहां पे। तो नेचुरल ट्राइग्लिसराइड्स हैं और कोलेस्ट्रॉल, ये इस लिपिड ड्रॉपलेट्स में आपके पाए जाते हैं। ध्यान रखें बात को। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं ये बेटा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये आप ध्यान रखें। अब 3 डायमेंशन का मतलब समझ में पा रहे होगे। 3 डायमेंशन इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन लिपिड ड्रॉप्स के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी मैंने आपको नहीं बताई थी। तो कई बार क्वेश्चन जो है लिपिड ड्रॉप्स और लिपिड ड्रॉपलेट्स में कंपैरिजन आ जाता है दोनों में। तो ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो है इसकी पाई जाती है किसमें? लिपिड ड्रॉपलेट्स में। ये भी बात आप इंपोर्टेंट इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात इसमें एक और ध्यान रखोगे आप कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि लिपिड ड्रॉप्स की कुछ प्रॉपर्टी क्या है, कुछ इंपोर्टेंस क्या है, तो आप ये कहोगे कि जो एडिपोसाइट्स होते हैं, मतलब जो फैट टिश्यू है, उन फैट टिश्यू में जब ये लिपिड ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, तो ये एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। आपने देखा होगा, आप फास्ट रखते हैं, है ना, उपवास रखते हैं, और कई बार लड़कियों को भूख नहीं लगती, और जब 10 दिन 20 दिन फास्ट रखोगे तो आपका जो फैट का मात्रा है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। तो वो एनर्जी देने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए इंपोर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं कौन? लिपिड ड्रॉप्स, जो कि ईआर की मेम्ब्रेन पर इकट्ठा हो रखे हैं, सिंथेसाइज हो रखे हैं। तो 3-4 बातें हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये दोनों याद रखनी है, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है इसके अंदर, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये बातें याद होनी चाहिए आपको। आगे देखो, दूसरी बात इसमें एक और सब बच्चों ने सुन रखा होगा, 10th में आता है मिसाइल, आपने सबने सुन रखा होगा, हाँ, है ना।
क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा मिसेल क्या होता है? कोई बच्चा, अंजलि और आपका भारती, काजल, कोई बच्चा, मिसेल्स क्या होती है? व्हाट इज द मिसाइल? किसी बच्चे को पता हो तो देखिए, मिसाइल को देखोगे आप, जब भी किसी सोप को वाटर सॉल्यूशन में रखोगे आप, है ना, तो जो आपका मॉलिक्यूल्स हैं, जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे इसकी हेड होती है, मैंने बताया था आप लोगों को, ये हेड है और ये टेल है, इस टाइप से। तो ये हेड हो गया और ये टेल होगी इस टाइप से, ये इस टाइप से अरेंज हो जाता है, इस टाइप से स्फेरिकल स्ट्रक्चर में ये इस टाइप से अरेंज हो जाएगा। ये हेड होगा और यहां ये क्या होगी, आपकी टेल होगी। अब आपने देखा जो लिपिड्स होते हैं उसके अंदर दो हाइड्रोकार्बन चेन होती है। लिपिड्स होते हैं उनके अंदर दो हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो फॉस्फोग्लिसराइड होते हैं, मैं बता चुका हूं। लेकिन जब आप मिसाइल्स की बात करोगे तो मिसाइल्स के अंदर सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन होगी, सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन होगी। ध्यान रखना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन होगी इन द केस ऑफ मिसाइल्स। इट मींस इसके अंदर जो लिपिड पाए जाएंगे वो कौन से होंगे? स्फिंगोलिपिड्स। ध्यान रखें काजल, यहां से क्वेश्चन बेटा निकलेगा, आपसे ये पूछा जाए कि मिसाइल्स में या कौन सा ऐसा आपका ऑर्गेनली बना है या कौन सा ऐसा आप कह सकते हो स्ट्रक्चर बनी है इसके अंदर सिंगल टाइप का हाइड्रोकार्बन चेन होती है, तो आपको मिसाइल्स का नाम लेना है। आगे किसका लेना है? मिसाइल्स का। अब आप यूं कहोगे सर कि मिसाइल्स का मतलब क्या है, मिसाइल्स पे सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन क्यों है? आंसर उसका ये होता है कि जो रिपल्सन पावर होती है ना, वो सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन से कम हो जाती है और उसको स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाने में इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? अब सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन। एक आपका आंसर। दूसरा आंसर अगर आपको यह पूछा जाए पेपर में कि इस सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन की वजह से जो ये स्ट्रक्चर बनी है मिसाइल्स, इसका इंपोर्टेंस क्या है, तो इंपोर्टेंस आप एक बात बोलोगे कि फैट सोल्यूबल विटामिन और लिपिड्स जो पाए जाते हैं लीवर में, उनको एब्जॉर्ब करता है कौन? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब होती हैं? मिसाइल्स की हेल्प से। बहुत अंदर की बातें हैं, बहुत अंदर की। बाई चांस क्वेश्चन में आ जाए और बहुत डीप से पेपर आता है तो ये पूछा जा सकता है कि मिसाइल्स का फंक्शन क्या है। तो मिसाइल का फंक्शन एक ही है, टू एब्जॉर्ब द लिपिड्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स फ्रॉम द लीवर। कौन एब्जॉर्ब करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मिसाइल्स का फंक्शन है, ठीक है। और ऐसा इकलौता स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप कह दोगे बेटा कि सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन पाई जाती है और वो मिसाइल है। इट मींस स्फिंगोलिपिड्स। जहां हमारे बात करेंगे सिंगल कार्बन चेन की तो स्फिंगोलिपिड्स की बात करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। छोटे छोटे टर्म है। एक और देखो, लिपिड बाइलेयर की बात कर रहे हैं। लिपिड बाइलेयर सब लोग जानते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें ये लिपिड की ऐसे अरेंजमेंट होती है। अब मैं एक क्वेश्चन यहां से निकालता हूं आप लोगों के लिए और एचपीएससी में आ सकता है, यहां से एचपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है। ये पूछा जाए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड बाइलेयर है, सिलेंड्रिकल होती है। अगर इसमें कोई कैविटी बन जाए, गड्ढा बन जाए, तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उस गड्ढे को भर देगा वो? कोई बच्चा बताएगा? यस, पक्का? इसको दूसरे वर्ड में मैं ये कह दूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव द सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी, है ना। अगर दूसरे वर्ड में घुमा के आएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर एक टाइप की कुछ यहां पर गड्ढा बन गया है, इस टाइप से खराब हो गया यहां से मान लीजिए, तो ये खुद से ही इसको दोबारा भरने की पावर रखती है। तो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होती है किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना इस बात। बाकी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सब कुछ पढ़ा चुके हैं आपको, लिपिड्स भी, प्रोटीन्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी आपको यहां याद रखनी है। एक और देखिए, लिपोजोम्स या लाइपोजोम्स, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं,
लाइपोसोम्स की हम भी जब भी बात करेंगे बेटा, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है ना। और ये आप इसको इस टाइप से इसमें आपको मिलेंगे, लिपिड बाइलेयर बन जाती है बाहर, ऐसे चारों तरफ ऐसे बन जाएगी बेटा, ठीक है, ऐसे टाइप से इसमें आपके क्या रहेंगे, लिपिड रहेंगे, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेम डबल लेयर है। अब यहां से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो लिपोसोम्स है, लिपोसोम्स जो है इसका फंक्शन क्या है, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिपोसोम्स, जिस बच्चे ने पढ़ रखा है बोलिए। ड्रग डिलीवरी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा बताया, ड्रग डिलीवरी में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब ड्रग तो दो टाइप की होती हैं काजल, वन इज द हाइड्रोफोबिक, अनदर इज द हाइड्रोफिलिक। एक हाइड्रोफोबिक है, एक हाइड्रोफिलिक है। तो जो हाइड्रोफोबिक ड्रग होंगी, हाइड्रोफोबिक जो मेडिसिन होंगी, वो कहां पाई जाएंगी बेटा, इस लिपिड बाइलेयर में पाई जाएंगी, ठीक है। उनको मैं इसको दिखा देता हूं ब्लैक से। और जो हाइड्रोफिलिक होंगी वो अंदर वाला जो एनवायरमेंट है यहां पे, वो इसमें पाई जाएंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक यहां पे पाई जाएंगी और हाइड्रोफोबिक जो है वो यहां पे पाई जाएंगी, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों टाइप की ड्रग की डिलीवरी करने के लिए लिपोसोम्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में जो भी टारगेट टिश्यू है, जहां पे भी इंजरी हुई है, वहां तक अगर कोई मेडिसिन को ट्रांसफर करवाता है तो कौन है, लिपोसोम्स है, ठीक है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, या आप ये कह सकते हो मैक्रोमोलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, लिपोसोम्स करता है। या आप ये भी कह सकते हो कि जो न्यूक्लिक एसिड है उनको ट्रांसफर करवाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, आपका लिपोसोम्स कर सकता है। दूसरा, लिपोसोम्स को आप जब कहोगे तो बेटा इसको क्लोज सिस्टम कहोगे, है ना, क्लोज सिस्टम कहोगे, यह भी ध्यान रखना। क्लोज सिस्टम का मतलब समझ पा रहे होगे आप, चारों तरफ से ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर से क्या है, हाँ, बाइंड हुआ है, क्लोज है, ओपन नहीं है। तो ये भी इसके बारे में आपको पॉइंट जो है वो याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोनोलेयर है लिपोसोम्स या बाइलेयर है, तो क्या कहोगे, बाइलेयर है, बाइलेयर है, ठीक है। क्लोज सिस्टम है, किस टाइप की मेडिसिन को ट्रांसफर करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप कहोगे हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी, है ना, दोनों टाइप की मेडिसिन को ट्रांसफर करवाता है या ड्रग को, और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। अब आगे देखिए जो इंपॉर्टेंट और है इसमें बड़ा, एक टर्म आप लोगों ने सुन रखा है सबने, फिलिपेज, और एक सुन रखा है फिलोपेज, और एक सुन रखा है सिक्रेमलेज। अब ये लोग आप सभी जानते हैं कि फिलिपेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम आउट टू इन, किसी मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर लाने में कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, फिलिपेज। ये एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, इन टू आउट, अंदर से बाहर ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिलिपेज प्रोपेज करता है। और सेक्रेमलेज के अंदर दोनों एक्टिविटी है, बोथ एक्टिविटी, अंदर भी और बाहर भी। लेकिन बेटा क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देखिए। जो फिलिपेज एंजाइम है ये एक पी टाइप एंजाइम है। अब पी टाइप एंजाइम का मतलब क्या समझा, कि इसकी एक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट होती है, फॉस्फेट ग्रुप पे। जब एंजाइम से फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा तब ये एंजाइम एक्टिव रहेगा, अगर एंजाइम से फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं हुआ है तब क्या रहेगा, ये इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये आप ध्यान रखें, फॉस्फोटाइडल सीरीन को बाहर से अंदर लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर फॉस्फोटाइडल सीरीन है, यहां पे पीई होता है, यहां पर पीआई होता है, ये तीनों होते हैं यहां पर, मैं समझा चुका हूं बेटा। और यहां पर पीसी होता है और स्फिंगोमाइलिन होता है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल सिग्नलिंग,
जो ये फॉस्फोटाइल सीरीन होता है ये अंदर से बाहर जाता है, इसके लिए फ्लोपेज रिस्पॉन्सिबल है, इनटू आउट। और अंदर लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फिलिपेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। तो फिलिपेज पी टाइप एंजाइम है, ध्यान रखना इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ठीक है, पी टाइप एंजाइम। दूसरा फ्लोपेज जो है ये बेटा एबीसी ट्रांसपोर्टर एंजाइम है, इस फैमिली से बिलोंग करता है। कोई बच्चा बताएगा एबीसी ट्रांसपोर्टर कौन सी फैमिली है? हाँ, एटीपी बाइंडिंग कैसेट है ना, एटीपी, इसमें बेटा एटीपी हाइड्रोलाइज होती है, इसमें भी एटीपी हाइड्रोलाइज होती है, तो ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। बात इसमें भी सेम है, एटीपी हाइड्रोलाइज होती है, लेकिन आपको बोलना है पी टाइप एंजाइम है, इसको आप बोलोगे एबीसी ट्रांसपोर्टर एंजाइम है, जो एबीसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा देखिए सिक्रेमलेज एंजाइम है, जो इन टू आउट काम करता है और आउट टू इन भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको यह पूछा जाए क्या सिक्रेमलेज एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ज्यादा एक्टिव होता है, तो आप क्या कहोगे? यस, ये क्वेश्चन जो बच्चे पढ़ रखे हैं मेरे से वो बता देंगे। तो बेटा ईआर पर ज्यादा एक्टिव होता है ये, ऐसे कंफ्यूजिंग करने के लिए आपको क्वेश्चन दे सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो ईआर पर जो सिक्रेमलेज एंजाइम है ये ज्यादा एक्टिव होता है ईआर पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर नहीं होता, होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी ये काम करेगा अंदर बाहर ले जाने में, बट ईआर की मेम्ब्रेन पर ये ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस सभी समझते होंगे, सेल डेथ। एपोप्टोसिस के टाइम पे जो ये एंजाइम है, ये एंजाइम ज्यादा एक्टिव होता है, इज मोर एक्टिव एज एपोप्टोसिस प्रोसेस। तो कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए आपको स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं, द सिक्रेमलेज एंजाइम इज मोर एक्टिव इन सेल डिवीजन एज कंपेयर टू एपोप्टोसिस, या एपोप्टोसिस एज कंपेयर टू सेल डिवीजन। तो एपोप्टोसिस आंसर जो है आपका रहेगा, ध्यान रखने इस बात। सिक्रेमलेज एंजाइम एपोप्टोसिस के टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो सिक्रेमलेज एंजाइम है इट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिमेट्रिकल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर से बाहर ले आएगा, बाहर से अंदर ले आएगा, तो एसिमेट्रिकल जो नेचर है उसको भी मेंटेन करने के लिए सिक्रेमलेज एंजाइम जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये फ्लिपेज, फ्लोपेज और सिक्रेमलेज एंजाइम को आप अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान रखना ये बात। पी टाइप एबीसी ट्रांसपोर्टर्स और ईआर की मेम्ब्रेन पे ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एपोप्टोसिस के टाइम पे सिक्रेमलेज एंजाइम ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ये बात ध्यान रखें। अब मैं इसमें से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि 3 टाइप की मूवमेंट मैंने कल बताई थी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, पहली लेटरल, दूसरी रोटेशनल, तीसरा फ्लिप फ्लॉप। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं पाई जाती। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि प्रोटीन्स एक लेयर से दूसरी लेयर में मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, तो इसके लिए एनर्जी कंज्यूम होती है। तो बाई चांस पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि लेटरल, रोटेशनल और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स में से सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन सी होती है? वो है लेटरल मूवमेंट, उसके बाद रोटेशनल, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप। यहां से क्वेश्चन यही बनता है जो आपसे पूछा जाएगा। आगे देखिए अब, और जो मिसेल वाला मैंने पॉइंट बताया है सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन का, वो आप ध्यान रखें अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा देखिए, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये बताइए कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? हाइड्रोफोबिक। बहुत बढ़िया, कैसा नेचर बेटा? हाइड्रोफोबिक है। तो जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट की बात होगी, वहां पर आपको 2 कंडीशंस को आगे लेके आना है। पहली बात, वो मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोफोबिक नेचर में होंगे उनका ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हाइड्रोफोबिक है।
दूसरा, अगर मॉलिक्यूल्स का साइज जो है वो स्मॉल होगा तो उसकी मूवमेंट भी क्या होगी, फास्ट होगी। तो इन दो बातों को आगे रखोगे, एक तो हाइड्रोफोबिक नेचर के होने चाहिए आपको, दूसरा स्मॉल साइज होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन जहां अप्लाई होती हैं वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस उन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर होगा। तो सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो होता है बेटा स्टेरॉयड हार्मोन्स का, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स हैं दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर और स्मॉल अमाउंट में ही वो निकाले जाते हैं। दोनों कंडीशन यहां पे अप्लाई होती हैं। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स, इसमें हार्मोन्स के नाम आप चाहे जो भी ले सकते हो, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, जो भी हार्मोन आप कह सकते हो, वो सभी हार्मोन्स यहां पर एप्लीकेबल होते हैं। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स का सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे आते हैं बेटा गैसेज। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, गैसेज। ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, जो भी है सारी गैसेज का एग्जांपल दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे आता है स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, ये थर्ड नंबर पे आता है। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, यूरिया रहेगा, ग्लिसरॉल रहेगा, है ना, एथेनॉल रहेगा और वाटर भी रहेगा। ये स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जो थर्ड नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर पे आप क्या कहोगे, लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, जिसमें आपको कहोगे ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया और फ्रुक्टोज हो गया। ये आपका फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। पेपर में आता बेटा क्वेश्चन, यहां से आपको बहुत सारे दे दिए होंगे, आपके ऑक्सीजन दे दिया होगा, हार्मोन दे दिया होगा, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, बताइए कौन सा अरेंज करिए कि कौन सा सबसे पहले जाएगा और सबसे लास्ट में कौन सा जाएगा। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीटली इम्परमेबल होती है किसके लिए, इम्परमेबल होती है बेटा किसके लिए, जैसे कैल्शियम आयंस है, सोडियम आयंस है ना, पोटेशियम आयंस है, इन सब के लिए क्या होती है, परमेबल होती है। इनको अपने में से गुजरने नहीं देती वो। और टोटली बिल्कुल ही कंप्लीटली इम्परमेबल किसके लिए होती है, एटीपी और आप कह दोगे प्रोटीन्स, है ना, इनके लिए सबसे लास्ट में इनका नाम आता है। प्रोटीन्स ले लो, अमीनो एसिड्स, इनका नाम सबसे लास्ट में आता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस स्टेरॉयड हार्मोन सबसे ज्यादा बहुत तेजी से निकलेंगे, उसके बाद गैसेस, उसके बाद स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, उसके बाद लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स। यहां पर थोड़ा रुकना स्टार्ट कर देगा, है ना, यहां पर डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, यहां पर कंप्लीटली इम्परमेबल हो जाएगा। और एटीपी और प्रोटीन्स के लिए तो बिल्कुल ही ब्लॉक हो रखी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो नहीं जा सकती। तो यहां से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से माइंड में याद रखें कि क्या सीरीज रहती है क्या नहीं रहती है, वहां पर इसी टाइप से आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा, ये पता होना चाहिए आपको। अब आगे देखिए, ट्रांसपोर्ट की जब बात करते हैं तो दो टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है। अब नया टॉपिक स्टार्ट होता है, यहां से दो टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक होता है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दो टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है यहां पर। सभी बच्चे जानते हैं जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसका मतलब यह है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, है ना, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन क्या कहते हैं, उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इसमें किसी भी टाइप की एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, एनर्जी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, ध्यान रखें इस बात को, एनर्जी कंज्यूम नहीं होती इसके अंदर। तीसरा पॉइंट हम ये कह दें कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं
वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया है सिंपल डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, तो मैं कॉमन बता रहा हूं अभी आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट का। आज हम यही डिस्कस करेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही, एक्टिव का मैं कल करवाऊंगा। तो ये दो टाइप का आगे हो सकता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, या होता है आप ये कहें। पहला है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन ये दो टाइप का होता है। पहले हम सिंपल डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे। सिंपल डिफ्यूजन में हम ये कह दें कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहां पर हायर कंसंट्रेशन इधर है और यहां से लो कंसंट्रेशन की साइड क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लो कंसंट्रेशन साइड क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इस केस में जब तक इधर हायर कंसंट्रेशन रहेगी, जब तक इस केस में इधर हायर कंसंट्रेशन रहेगी, जो भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। समझे बात को? किसी टाइप की किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती यहां पर, नो एटीपी रिक्वायरमेंट। और यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स का कोई रोल नहीं है। मैंने कहा यहां पर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए ठीक है। ठीक है, तो इस केस में आप ये कह दोगे कि नो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत नहीं है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत इस केस में नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप तो सिंपल ये कहोगे कि जो ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स कैसा है, फिर हाइड्रोफोबिक है। तो हम ये कह दें सिंपल डिफ्यूजन से हमेशा या मोस्टली हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा आप ये कह दो कि जो आपके ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उनकी भी इस केस में जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं। और फोर्थ पॉइंट आप ये भी कह सकते हो कि जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोस्टली यहां ट्रांसपोर्ट होता है, स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स का मोस्टली यहां पर ट्रांसपोर्ट होता है। ये भी बात आप निकालोगे यहां से। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन में ये तीन चार बातें आपको याद रखनी है। मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। दूसरा देखिए आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये समझिए अच्छे से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। निधि आइए क्या ऑनलाइन? चलिए नहीं आई कोई बात नहीं। अंकिता, अच्छा ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। कहानी यहां से स्टार्ट होती है बेटा। देखो सिंपल डिफ्यूजन हम कह चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स है उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो इन्वॉल्व होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। किसमें? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। और इस केस में हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स इनका भी ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में सिर्फ हाइड्रोफोबिक थे, है ना। और उसमें मैंने कहा था सिंपल डिफ्यूजन में लार्ज साइज के मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं होते, स्मॉल साइज के होते हैं। तो यहां पर लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखें। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फिर होती है दो टाइप की। पहली है बेटा कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन, कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। अब कैरियर का मतलब क्या है यहां पर, अगर आप ध्यान देंगे तो कैरियर का मतलब भी बेटा यहां पर क्या है, प्रोटीन से ही है। कैरियर का मतलब ही यहां पे क्या है, प्रोटीन से है। लेकिन कुछ पेपर्स में जो कैरियर प्रोटीन्स बोला गया है, इसका मतलब ये बोला गया है वहां पर कि जो इनकी सिंथेसिस होती है वो कहां होती है, फ्री राइबोसोम्स पे होती है। किस पे होती है? फ्री राइबोसोम्स पे। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है राइबोसोम्स में, तो राइबोसोम्स होते हैं बेटा दो टाइप के, एक फ्री राइबोसोम्स, एक बाउंड राइबोसोम्स। और फ्री राइबोसोम्स का मतलब यह है
कि साइटोप्लाज्म में जो फ्री राइबोसोम्स पाया जाता है वहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और कंप्लीट ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होने के बाद फिर उसका ट्रांसपोर्ट होता है। काजल ठीक है बेटा? हाँ, तो हम तो ये कह सकते हैं कि जो कैरियर इमीडिएट डिफ्यूजन है इसके अंदर जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो पोस्ट ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन हो चुका उसके बाद यूज किए जा रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। कुछ पेपर्स में है, ये बुक में नहीं है, ध्यान रखें। तो कैरियर क्या है? प्रोटीन्स है। तो इस केस में आप क्या याद रखोगे? पहले के वाले केस में पहली बात ये बेटा हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी। एक केस। दूसरा केस ये है कि स्लो मूवमेंट होती है। इस केस में कैसी होती है? स्लो मूवमेंट होती है। स्लो मूवमेंट होती है। कैसे होती है इस चीज को समझिए। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये यहां पर प्रोटीन्स है। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है जिसने हमने कैरियर बोला है, ये वाला। तो यहां पर जब बाहर से कोई मॉलिक्यूल्स आता है तो बाहर से जो मॉलिक्यूल्स आता है वो इस कैरियर प्रोटीन के साथ क्या होता है? बाइंड होता है। इसके साथ क्या होता है? बाइंड होता है। बाइंड होता है तो जो आउटर सिग्नल है या आउटर मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? इनर के अंदर। मींस बाहर से कोई मॉलिक्यूल्स आया, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन इसके साथ बाइंड हुआ और वो बाहर वाला मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? अंदर पहुंच जाता है। तो जब अंदर पहुंचा है उस कंडीशन में जो ये प्रोटीन है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इसकी पोजीशन चेंज होती है। पोजीशन चेंज है ना? पोजीशन चेंज और फिर वो मॉलिक्यूल्स अंदर आता है। मॉलिक्यूल्स अंदर आता है, इन होता है। ठीक है। अब देखिए बेटा, समझने के लिए जब समझोगे अच्छे से इस चीज को, ये प्रोटीन था ऐसे, इससे मॉलिक्यूल्स बाइंड हुआ, फिर इस प्रोटीन के अंदर चेंज हुआ ऐसे, फिर वो बाहर वाला मॉलिक्यूल्स अंदर आया, तो पोजीशन चेंज होती है। इट मींस ये प्रोटीन इस मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत अच्छे से बाइंड है। क्या है? बहुत अच्छे से बाइंड होता है। स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है किसके बीच में? इस मॉलिक्यूल्स के बीच में और इस प्रोटीन के बीच में स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है। ध्यान रखना इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है किसके बीच में? इस मॉलिक्यूल्स के बीच में और इस प्रोटीन के बीच में। ठीक है। तो यहां पर एक वर्ड आता है, उस वर्ड को ध्यान रखना, हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक। हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक। स्टीरियोस्पेसिफिक केमिस्ट्री का वर्ड है। स्टीरियोस्पेसिफिक का मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं। देखिए, यहां पर 10 बच्चे बैठे हुए हैं और मैं उन सबसे इंटरेक्ट करूं, इससे भी इंटरेक्ट करूं, इससे भी करता हूं, इससे भी करता हूं, इससे भी करता हूं। मैं क्या हूं? मैं हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक हूं। सेम उसी टाइप से ये प्रोटीन जो है, ये इसके साथ भी इंटरेक्ट करता है, ये इसके साथ भी इंटरेक्ट करता है, ये इसके साथ भी इंटरेक्ट करता है। तो ये प्रोटीन क्या है? हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक है। जो सभी के साथ इंटरेक्ट करता हो उसका मतलब क्या हो जाएगा? हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक है। ध्यान रखना इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा। अब मैं भी हूं, मान लो मैं सबसे इंटरेक्ट करता हूं, तो सुबह से शाम तक तो ऐसा पॉइंट आएगा मेरे अंदर भी कि मैं सैचुरेट हो जाऊंगा। अब सैचुरेट का मतलब ये नहीं है कि कोई बच्चा आए तो मैं उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करूंगा, करेगा, लेकिन बहुत लेस एफिनिटी के साथ करेगा बाद में। तो इनिशियली बहुत हाई एफिनिटी होती है, धीरे 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 उस प्रोटीन की जो एफिनिटी है इन मॉलिक्यूल्स के लिए वो क्या जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो एक पॉइंट में लिख देता हूं यहां पर, सैचुरेबल इन नेचर। सैचुरेबल इन नेचर। ज्योति लाठर बेटा, ज्योति, ज्योति गई क्या? ये वर्ड समझ में आया बच्चों तुम्हें? भारतीय उस बच्चे, हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? ये सब हाँ, ये अगर पॉइंट समझ में आ गया किसी बच्चे को, ये दोनों ये पॉइंट पूछ लो एक बार मेरे को। मोनिका और ये शिवानी, अंकिता, अंजलि, हाँ
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, दोनों स्टीरियोस्पेसिफिक वाला और सैचुरेबल इन नेचर वाला। ठीक है, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है इसमें, गौर देखो क्या है कि जो ये प्रोटीन है, समझना एक बार ढंग से, ये प्रोटीन इस मॉलिक्यूल्स के साथ पूरा अटैच हो रखा है। ये प्रोटीन इस मॉलिक्यूल्स के साथ पूरे अच्छे से अटैच हो रखा है, पूरी बाइंडिंग के साथ अटैच हो रखा है। तो साइज इस मॉलिक्यूल्स का, इस प्रोटीन का बाइंड होकर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बट जो स्पीड है इस मॉलिक्यूल्स के अंदर आने की वो इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, दिस प्रोटीन बाइंड टू द मॉलिक्यूल्स, इस मॉलिक्यूल्स के साथ अच्छे से बाइंड होगा, साइज दोनों का बढ़ेगा इस मॉलिक्यूल्स प्रोटीन का, बट जो स्पीड है इस मॉलिक्यूल्स के अंदर आने की वो इंक्रीज नहीं होती है, तभी हमने बोला है स्लो मूवमेंट। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं और ये आपको याद भी होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें। ठीक है, तो बेटा ये कैरियर मीडिएटेड इसका एग्जांपल है, और एग्जांपल के तौर पे आप इसमें पढ़ सकते हो ग्लूट। ग्लूट वो प्रोटीन्स हैं जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हाँ ग्लूकोज को। और साथ साथ आप ये भी कह सकते हो एक्वापोरिन्स, ये आपके अमोनिया वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये सभी एग्जांपल किसके हैं, कैरियर मीडिएटेड किसके, डिफ्यूजन के। ठीक है, ये सारी बात आप याद रखें अच्छे से। तो पहला टाइप कौन सा हो गया, कैरियर मीडिएट डिफ्यूजन। दूसरा देखिए, दूसरा है बेटा चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन। चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन दूसरी बात करेंगे। तो यहां पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, अब यहां पर जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स है एस टाइप से, इस प्रोटीन ने चैनल बना रखा है, क्या बना रखा है, चैनल बना रखा है। तो जो ये चैनल प्रोटीन्स है, ये भी प्रोटीन्स है, ध्यान रखना, चैनल जो बनाया है ये भी प्रोटीन है। जो ये प्रोटीन बनते हैं इनको ये कहा गया कि ये ईआर में बनते हैं। कब बनते हैं, ईआर में। तो जो इन प्रोटीन्स ने जो चैनल बनाया है, ये चैनल जब भी कोई बाहर से मॉलिक्यूल्स आता है, उस मॉलिक्यूल्स को अपने में से इजीली पास आउट होने देता है, इजीली, है ना। तो मैं कहता हूं मूवमेंट कैसी होगी, फास्ट। क्यों होगी वो अभी प्रूव करेंगे हम। मूवमेंट फास्ट होगी, मूवमेंट फास्ट इसलिए होगी कि उस वाले केस में ये प्रोटीन उस मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा था, ऐसे इंटरेक्ट कर रहा था। इस केस में इंटरेक्ट नहीं करता, बहुत वीक इंटरेक्ट करता है, आएगा और अपने में से उस मॉलिक्यूल्स को पास आउट होने देगा, बस। अब कोई बच्चा आए, मैं उसको जस्ट हाँ भाई ठीक हो, हाँ ठीक है जाओ, वो इंटरेक्शन नहीं हुआ, बहुत वीक इंटरेक्शन हुआ है। तो इसमें वीक इंटरेक्शन होता है, इसलिए मूवमेंट कैसी होगी, फास्ट होगी। और प्रोटीन की पोजीशन भी चेंज नहीं होती, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, पोजीशन नॉट चेंज। उस केस में पोजीशन जो है वो चेंज हो रही थी, उसमें फ्लिप फ्लॉप हो रही थी, है ना। काम सेम ही है, आउटर मॉलिक्यूल्स को अंदर लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा पॉइंट, इसमें बेटा जो आयंस हैं, सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, है ना, इन सभी का मूवमेंट भी इस चैनल से होता है। उस केस में नहीं हो रहा था, उस केस में नहीं हो रहा था, लेकिन इस केस में हो सकता है, चैनल फॉर्मेशन हो सकता है, ध्यान रखें इस बात को। सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, सभी का ट्रांसपोर्ट भी इससे हो सकता है। और वाटर सोल्यूबल का तो होता ही होता है, वाटर सोल्यूबल का हो सकता है इससे, बात ध्यान रखें। वीक इंटरेक्ट करता है। तो इस केस में आप ये भी समझ लो, सैचुरेशन पॉइंट जो है वो बेटा इस केस में नहीं आता है। उस केस में सैचुरेशन पॉइंट आ रहा था, इस केस में सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि जब ये प्रोटीन इसके साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं रहा तो प्रोटीन के अंदर सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा। ये भी बात आप ध्यान रखें, इस केस में सैचुरेशन पॉइंट आता है। ये सारा डिफरेंस जो है आपको ये
पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये चैनल है ये बेटा लेस स्टीरियो स्पेसिफिक है। समझ में आ गया? लेस स्टीरियो स्पेसिफिक है। जब इंटरेक्शन ही नहीं करेगा ज्यादा तो लेस स्टीरियो स्पेसिफिक अपने आप ही वो रहेगा। ये बात सारी आपको यहां पर याद रखनी है, लेस स्टीरियो स्पेसिफिक है। आगे देखिए नेक्स्ट, इस चैनल फॉर्मेशन के कुछ टाइप हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मोनिका कुछ क्वेश्चन बेटा पूछ लो एक बार। हो गया ना? हाँ, अब देखिए इस चैनल के कुछ टाइप है। पहला है बेटा वोल्टेज गेटेड चैनल। पहला टाइप कौन सा है? वोल्टेज गेटेड चैनल। देखिए कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर, ये अंदर वाला एरिया है, अंदर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है ना? इसको रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। जब अंदर नेगेटिव चार्ज हो और बाहर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आयंस का मूवमेंट हो गया चैनल से, है ना, आयंस का मूवमेंट क्या हो गया, ज्यादा हो रहा है अंदर बाहर, और उसकी वजह से कोई चैनल ओपन हो जाता है तो उसको क्या कह देंगे हम? वोल्टेज गेटेड चैनल बोलेंगे। मींस अंदर पॉजिटिव हो जाए और बाहर नेगेटिव हो जाए और वोल्टेज में डिफरेंस क्रिएट हो गया है, उसकी वजह से अगर चैनल ओपन हो जाते हैं तो उनको क्या कह देंगे हम? वोल्टेज गेटेड चैनल बोलते हैं। सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, क्लोरीन चैनल, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। तो रेस्टिंग स्टेज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही इसमें डिफरेंस क्रिएट हुआ, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, तो चैनल्स ओपन हो जाते हैं, उनको हम क्या कह देंगे? वोल्टेज गेटेड चैनल बोल देते हैं। ये याद रखें। दूसरा देखिए, अब दूसरा है लिगेंड गेटेड चैनल। लिगेंड गेटेड चैनल, ये दूसरा है लिगेंड गेटेड चैनल। इसको आप देखिए, जब लिगेंड गेटेड की चैनल की बात करते हो, है ना, तो ये दोबारा से इसी समझा देता हूं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर जब कोई बाहर से लिगेंड आता है और उसकी वजह से कोई चैनल ओपन होता है, उसको क्या कहते हैं हम? लिगेंड गेटेड चैनल बोलते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल्स न्यूरॉन्स का, ये न्यूरॉन्स होता है, सब बच्चों ने पढ़ रखा है। इसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है, यहां से क्या निकालता है? एसिटोकोलाइन। क्या निकलता है? एसिटोकोलाइन, है ना। और जो ये नीचे वाला न्यूरॉन्स है, इस पे जाके बेटा क्या होता है? बाइंड होता है, और सोडियम चैनल कौन सा होता है? ओपन होता है। मींस अगर लिगेंड कौन है? एसिटोकोलाइन, अगर ये ना हो तो सोडियम चैनल जो है ओपन नहीं होगा। तो लिगेंड के बेस पे जब कोई चैनल ओपन होता है उसको हम क्या कह देते हैं? लिगेंड गेटेड चैनल बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है आपसे और पूछा जाएगा आगे भी। एग्जांपल बताइए कि लिगेंड गेटेड चैनल का कौन सा एग्जांपल है? तो ये है दूसरे एग्जांपल बेटा IP3 वाला है। IP3 जाता है और ये आपका SER होता है, यहां पर एक रिसेप्टर होता है राइनोडाइन। कौन सा रिसेप्टर? राइनोडाइन। ये इसको सेंस करता है यहां पर, और यहां से कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो जाता है। कौन सा? कैल्शियम चैनल। ये आएगा सारा आगे। तो ये भी क्या है? लिगेंड गेटेड चैनल है। अगर IP3 नहीं जाता तो राइनोडाइन ओपन नहीं होता, और जब राइनोडाइन ओपन नहीं होता तो ये कैल्शियम चैनल भी ओपन नहीं होता। ठीक है ना। तो राइनोडाइन रिसीव करता है उसको IP3 को, और कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। तो ये लिगेंड गेटेड चैनल का एग्जांपल है। थर्ड दो हो गए, एक पहला वोल्टेज गेटेड चैनल, दूसरा लिगेंड गेटेड चैनल। अब तीसरा देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। बेटा तीसरा है मैकेनो गेटेड चैनल।
मकेनो गेटेड चैनल। मकेनो का मतलब क्या होता है? फोर्स। कोई फोर्स अप्लाई हो और उसकी वजह से चैनल ओपन हो जाए, है ना, उसको हम क्या कह देते हैं? मकेनो गेटेड चैनल बोल देते हैं। देखिए सीधी सीधी बात है, कोई मैकेनिकल सिग्नल है, मैकेनिकल सिग्नल है ना, और इस मैकेनिकल सिग्नल की वजह से जो एक फॉर्म है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो चेंज हो जाए, और क्या अप्लाई हुआ है? फोर्स। फोर्स कहते नहीं है, मैंने कई बार एग्जांपल देता भी हूं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो मानते नहीं है, तो उनके कान पे पड़ता है ना, और कान के जो सारे दरवाजे हैं ना, जो चैनल जो है ओपन हो जाते हैं फिर अपने आप। वो क्या है? मैकेनिकल सिग्नल जो है किस में चेंज हो गए? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये मैकेनिकल फोर्स की वजह से अप्लाई हुआ है यहां पर, और एक सिग्नल दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, ओपन हो जाते हैं सिग्नल, मैसेज चैनल ओपन हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं मकेनो गेटेड चैनल। इसमें बहुत अच्छा सा एग्जांपल है टीएमसी का और पीजो। ये बेटा सी एलिगेंस में है, सी एलिगेंस में एग्जांपल है। वहां पर अगर इन पर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो ये चैनल जो है फिर ओपन हो जाते हैं, है ना। ये वो है आपके चैनल्स हैं जो ओपन हो जाते हैं, ये ध्यान रखना आप। ये मकेनो गेटेड चैनल का एग्जांपल है। थर्ड, फोर्थ एक पॉइंट और इसमें है, कई बार आता है कई बार नहीं पूछा जाता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल। अगर न्यूक्लियोटाइड बेटा CAMP, CGTP वगैरह, ये GMP वगैरह ये आते हैं, और इनकी वजह से अगर चैनल ओपन हो जाता है तो उनको हम क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल जो है उनको हम बोल देते हैं, है ना। CAMP, CGMP, इनकी वजह से अगर कोई चैनल ओपन होता है तो उनको हम क्या कह देंगे? न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन यहां पे ध्यान रखना बेटा, पहला हमने बताया आपको कि सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के बाद बताया हमने फैसिलिटी डिफ्यूजन। उसमें दो टाइप के हैं, कैरियर और चैनल। कैरियर को ध्यान रखना अलग से, फिर चैनल को ध्यान रखना अलग से, फिर चैनल के 4 टाइप बताएं, वो याद रखने हैं आपको। अब देखिए एक वर्ड और है, आपको पेपर में कई बार पूछा जाएगा, और कौन सा बच्चा बताएगा? अंकिता, आयनोफोर क्या होता है बेटा? मोनिका, आयनोफोर क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? हाँ वो तो ठीक है, मैंने कह दिया हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है, भी बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है। हाँ ये को बेटा, जो पॉइंट आया वो कहो। आयनोफोर्स वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इनको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डालें, इनको अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डालें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है या परमेबिलिटी है कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए इंक्रीज हो जाती है, कुछ आयंस के लिए इंक्रीज हो जाती है ना। तो आयनोफोर्स आर दोज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स दैट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर ए स्पेसिफिक आयंस। जैसे मैं नाम ले देता हूं एक सिंपल सा, वेलिनोमाइसिन। वेलिनोमाइसिन ये क्या है? ये आयनोफोर है, ठीक है। अगर वेलिनोमाइसिन में यूज करता हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डाल दिया मैंने, तो ये क्या करेगा? जो आयंस होते हैं, है ना, मोबाइल आयंस, सोडियम पोटेशियम वगैरह, उनकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। तो ये बेटा वेलिनोमाइसिन। एक और है ग्रेमिसडिन, ये भी क्या है? आयनोफोर है। अगर इसको मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अप्लाई करता हूं तो ये आपका जो चैनल है ना, चैनल जो है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनको फॉर्म कर देगा। और जब चैनल फॉर्म होगा तो उससे तो आपका जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, और साथ साथ में आपके दूसरे जो सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, ये सब उनकी परमेबिलिटी को भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि चैनल के थ्रू तो ये भी पास आउट हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, आयनोफोर्स से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द आयनोफोर्स। तो आयनोफोर्स हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इंक्रीज करने के लिए, और ये स्पेसिफिक हैं, जैसे वेलिनोमाइसिन यूज करते हैं तो वो आयंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ग्रेमिसिडिन जो है वो आपके चैनल फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सारा आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपको याद होना चाहिए। कल हम बात करेंगे बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। किसी को बच्चे को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लो एक बार। भारती शिवानी, शिवानी हापुड़ से, शिवानी होगी बेटा? हाँ, और कोई डाउट है पूछ लो एक बार, अगर कोई आ रहा हो माइंड में तो आप पूछ सकते हो।